हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री की एनसीईआरटी करने वाले हैं क्लास 6 की। ठीक है, चलिए इसका पहला चैप्टर देख लेते हैं। पहला चैप्टर इसका है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। देखिए हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। ये इसका पहला चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ये इसका इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी में है। आपको दोनों ही ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे पीडीएफ, और इसका समरी भी आपको अवेलेबल करवा दिया गया है गाइस। तो आप लोग इसको वहां से देख सकते हैं और इसके जो फैक्ट्स हैं उसको लिख सकते हैं। ठीक, और खाली समरी भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आराम से आपको वो कंटेंट मिल जाएगा जो इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है और जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लासेस चलाई जा रही है ये उन बच्चों के लिए है जो अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं, जो एनसीईआरटी स्टार्ट किए हुए हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही डाउट होता है कि एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है। तो गाइज हम लोग यहाँ पर सेलेक्टिव एनसीईआरटी ही करवाने वाले हैं और हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई 2022 से। जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको थैंक यू सो मच कि आपने हम पर ट्रस्ट करा। और जो बच्चों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है और अगर उन्हें लगता है तो वो हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं। क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए हमारे ये जो पढ़ने का तरीका है ना, ये होगा कि चैप्टर तो हम आपको पीडीएफ में इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करवा देंगे। लास्ट में हम इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी आपको करवा देंगे। और एक काम आपके लिए और किया गया है कि इसकी जो समरी है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब इतना सब कुछ होने के बाद आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको एक बार पढ़ना है और इसको लिखना है या इसका फोटो कॉपी करवा के अपने पास रखना है। कुछ भी करिए गाइज, लेकिन एनसीईआरटी के ये फैक्ट्स है, इन्हें अपने पास रखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और कम से कम इसको एक हफ्ते के गैप पर 3 बार इसको रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इतिहास की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इतिहास समझ लेते हैं फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को पढ़ हिस्ट्री है क्या। पहला सवाल तो यही है कि इतिहास है क्या, अतीत है क्या। ठीक है, तो अतीत क्या होता है। मानव की कहानी का इतिहास इसे कह सकते हैं, स्टोरी ऑफ वुमेन कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं बीता हुआ कल, जो बहुत हजार साल पहले का भी हो सकता है और थोड़े दिन पहले का भी हो सकता है। लेकिन इतिहास हमें पता कैसे चलता है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये 5 साल पुराना है या 5,000 साल पुराना है या 50,000 साल पुराना है। तो इसको कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, सिंपली डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला स्टेप तो यही है कि अगर हम आपसे कहें कि कोविड, ठीक है, कोविड-19 एक एपिडेमिक है और ये विश्व में, ये वर्ल्ड में आई थी। ठीक है, तो सबको पता है कोविड-19 हुआ था। ठीक, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि ये कब आई थी सॉरी गाइस, अगर ये पूछा जाए कि कब आई थी, तो अब एक ये सवाल है, कैसे हुआ था, ये भी एक सवाल है, कहाँ हुआ था, कहाँ से हुआ था, ये भी एक सवाल है। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए या इसके बारे में हमें ऑथेंटिक नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, ये भी एक सवाल है। तो ये सब इतिहास में जो घटनाएं घट चुकी है ये उसके लिए सवाल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, क्या कारण थे, उसके लिए रेमेडीज क्या क्या की गई थी, उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े थे, उसके सोशल एस्पेक्ट, कल्चरल, पॉलिटिकल, गवर्नेंस, क्या क्या एस्पेक्ट्स थे। तो उन सब की तरफ भी हमें ध्यान जाएगा। उसी तरह से जब हम बात करेंगे इतिहास की, हिस्ट्री की, ठीक है, तो जैसे हमको 2019 का इतिहास जानने के लिए इसके रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे गाइस। ठीक है, क्या देखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। रिकॉर्ड में इसके डेट देखने पड़ेंगे, प्लेस देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर मीटिंग हुई, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ, कहाँ से लोग आए गए। मतलब एक पूरी इसकी हिस्ट्री जानने का मतलब ही क्या है कि इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब हमें जानना पड़ेगा। उसी तरह से अपने इतिहास को जानने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाकर हमें उन एविडेंस को कलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारे पास छूट गए हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कभी ये सदी स्टार्ट हुई होगी, ठीक है, और मान लो 5,000 तक चली, 0 से शुरू हुई थी, 5,000 तक चली और यहाँ पर कोई डिजास्टर आ गया,
डिजास्टर आने के बाद ये पूरी सभ्यता खत्म हो गई, ठीक है, ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन थोड़े दिन बाद जब मतलब 20,000 साल बाद, 25,000 साल बाद फिर से लाइफ आई होगी, तो ऑब्वियसली वो इसके सेडिमेंट्स के ऊपर ही आई होगी, ऐसे करके ये इसके सेडिमेंट्स होंगे नीचे, तो ये सेडिमेंट्स दब गए ना। क्योंकि आप लोगों ने दो नाम सुना होगा, एक हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल होता है, ठीक है। जो खुदाई होती है या तो आपकी हॉरिजेंटल की जाती है या आपकी वर्टिकल की जाती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जमीन के नीचे क्या है। तो जब ये खुदाई की जा रही होती है, ढूंढा जा रहा होता है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, अचानक से कोई साइट्स आपके सामने आ गई, मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे मोहनजोदड़ो का क्या था, स्नानागार आ गया। तो अब हम देखेंगे ये किस मटेरियल से बना था, कब बना था, ये चीजें कब की थी। यहाँ पे कुछ हमें अभिलेख मिलेंगे, कुछ सिक्के मिलेंगे, ठीक है, कि उनका ट्रेड कैसा होता था। तो हमें इतिहास को जानने के लिए जो ये शब्द है ना हिस्ट्री, हिस्ट्री को जानने के लिए हम सिर्फ एक एस्पेक्ट्स को नहीं देखते, हिस्ट्री को जानने के लिए हम कई सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सोशल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपका डिजास्टर भी आ जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल में आपका गवर्नेंस आ जाएगा कि वहां पर कोई राजा था या नहीं था, किसके अंदर में ये 50 लोगों की जो ये पॉपुलेशन थी किसके अंडर में रहती थी, कैसे गवर्न होती थी। फिर यहाँ पे एक ट्रेडर वर्ग आ जाएगा, एक व्यापारी वर्ग आ जाएगा कि ये लोग अगर थे तो ये लोग क्या काम करते। तो ऑब्वियसली कोई भी सभ्यता होगी कोई ना कोई काम तो गाइस करेगी। अब मान लो एग्रीकल्चर करती थी, और अगर ये एग्रीकल्चर भी नहीं करती थी तो आखिर ये खाते क्या थे, क्योंकि हंगर तो एक बेसिक नीड्स है, ठीक है। तो ये तो ह्यूमन के साथ ही आ जाती है, तो वो नीड को फुलफिल ये कैसे करते थे, ये भोजन को इकट्ठा करके रखते थे कि नहीं रखते थे, इनके पास वेयर हाउस थे या नहीं थे, ये क्या करते थे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह का इकोनॉमी फॉलो करते थे, बार्टरी सिस्टम था या करेंसी सिस्टम था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें जानना होता है। तो हिस्ट्री जानने के लिए हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट। अच्छा, साइंस टेक क्यों आ जाएगा इसमें, इनोवेशन। अब जैसे आग का आविष्कार हो गया, पहिए का आविष्कार हुआ, बर्तन का आविष्कार हुआ, बाद में लोगों ने बहुत सारे स्टोन वेपन्स बनाए, फिर कॉपर, चारकोलिथिक एज हम लोग देखते हैं। तो धीरे धीरे ये डेवलपमेंट कैसा हुआ, जैसे डार्विन की थ्योरी कहती है ना कि ग्रोथ, ह्यूमन पहले बंदर की तरह हुआ करते थे और फिर वो आगे क्या करते, डेवलप करते गए, ठीक है। और लैंडमार्क की थ्योरीज है, तो वो सब हम लोग सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री में देखते हैं, ठीक। तो उसी तरह से हमें अपने चैप्टर में ये देखना है कि इतिहास, इतिहास के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टेक, इन्वायरमेंट और हमारी कल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि ए से आपसे पूछा जा चुका है सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऊपर। तो ए से क्या था आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आपकी संस्कृति और आपकी सभ्यता में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको अगर ये लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या बताएंगे कि सभ्यता और संस्कृति दोनों को पहले आपको अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इनमें ये अंतर है। जैसे कि संस्कृति, संस्कृति की बात में हम लोग क्या करेंगे, संस्कृति हमारा कल्चरल एस्पेक्ट है। क्यों, क्योंकि हम इसमें देखते हैं कि हमारी वर्शिप क्या थी, हमारे वर्शिप गॉड्स क्या थे, ठीक है। मतलब हमारे भगवान कौन हुआ करते थे, उनकी पूजा कैसी होती थी, और उनका जो वर्शिप सिस्टम था यानी जो पूजा करने का मेथड था वो क्या था, पुरोहित कौन थे। धीरे धीरे ये चीजें क्या हुई, डेवलप हुई। तो हमारा जो हिस्ट्री लिखा गया है एनसीईआरटी में वो 6 से 12 तक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हमें बताया गया है कि किस तरह से पीपल आए और किस तरह से उन्होंने ग्रोथ की। और इसीलिए हमारे लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री की पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा सवाल होता है कि अभी हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी तो हमारे पास 50 से 52 है। फिर वो उनका दूसरा सवाल यही होता है कि मैम कौन सी पढ़नी है। तो सिंपली आपको ये 50 और 52 एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अगर आप यूपी, एससी, स्टेट, पीसीएस एंड अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की है, ठीक है, तो आपके लिए बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, साइंस टेक, इन्वायरमेंट ऐसी जो एनसीईआरटी है ना वही पढ़ना कंपलसरी है। और उसमें भी उसके सारे जो है ना 6 to 12 सब पढ़ना कंपलसरी नहीं होता है।
ये होता है कि आपको उसके अंदर बाउंडिंग होनी चाहिए और आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है। हमारी जो बेसिक्स एनसीईआरटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है गाइज, आपको उसी बर्डन को कम करने के लिए स्टार्ट की गई है। चलिए अब हम लोग इतिहास को तो समझ चुके हैं कि इतिहास जानने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरी पड़ेंगी। तो हिस्ट्री के साथ हमें ज्योग्राफी उसका जानना है, किस तरह के ज्योग्राफिकल एरिया में वो रहते थे, उनका सिस्टम क्या था, हस्बेंड्री था या एग्रीकल्चर था, या वो लोग क्या करते थे, अपनी लाइवलीहुड के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। क्योंकि अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें एग्रीकल्चर के साथ सबसे पहले कहाँ पर मिले। ठीक है, हमने कौन सा एग्रीकल्चर कहाँ पे सबसे पहले किया, जैसे सुलेमान और किरथर की बात की जाती है, और फिर आपसे बात की जाती है गारो हिल्स की, फिर आपसे विंध्यन की बात की जाती है। तो सिंपली आपको बिल्कुल दिमाग में ये रटा होना चाहिए। इसका मैप देखिए सबसे पहले, देखिए मैप हम ही आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करिए गाइस, इसका मैप देखिए। मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सुलेमान और किरथर कहाँ पर है। ये रहा किरथर, ये रहा सुलेमान। तो 1947 के बाद क्या हुआ, ये वाला पार्ट हमसे अलग हो गया, जो पाकिस्तान हो गया या पाक हो गया। ठीक है, बाद में जो उससे पहले क्या था, ये पूरा एक था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, किरथर और सुलेमान है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ पर मिले। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो आप बता पाएंगे कि किरथर और सुलेमान में। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले एग्रीकल्चर एविडेंस कहाँ पर मिले, या आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले राइस कहाँ पर मिला, ठीक है, तो अब देखिए जैसे ये गारो हिल्स में राइस है आपका सबसे पहले एविडेंस रहे, विंध्यन में मिले। विंध्यन में भी आपसे पूछ सकता है कि नॉर्थ में था या साउथ में था, तो विंध्यन के नॉर्थ में आपको एग्रीकल्चर, सॉरी राइस एग्रीकल्चर के सबसे पहले क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले। तो देखिए क्वेश्चन तो आपसे ऐसे फैक्ट्स निकाल के पूछे जाएंगे, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि फैक्ट्स आप लोग क्या करिएगा, जो हमारी समरी वाली नोट्स है उनसे आप कहीं पर उनको नोट्स कर लीजिएगा और पीडीएफ भी अपने पास सेफ रखिएगा। ठीक है, और लोकेशन देखने से ये होता है, जैसे अब आपसे हम आपको ये मैप दिखा दे रहे हैं अभी, ये क्या है, ये इंडस वैली का पूरा क्या है, चैनल है। देखिए यहाँ पर झेलम है, चेनाब है, ठीक है, सतलज है। तो ये क्या है, और आपको पता है कि सबसे पहले जो सभ्यता का विकास हुआ नदियों के किनारे हुआ, उसमें भी सबसे पहले कहाँ पर हुआ, हमारा इंडस पर हुआ। जब यहाँ पर डिजास्टर आया तो ये लोग इधर की तरफ मूव करे, तो ये देखिए गंगा के मैदान में फिर ये लोग मिले, फिर ये यहाँ भी मूव करे, इधर मूव करे, और फिर लास्ट में ये क्या करे, साउथ की साइड भी मूव करें। तो आपको मैप पूरा का पूरा पता होना चाहिए। अगर आपने मैप याद कर लिया है तो 50% आपका जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा गाइस क्योंकि अगर आपको मैप याद होगा तो जब लोकेशन आपसे पूछी जाएगी ना, तो अगर आपको उसमें मान लो साउथ का क्वेश्चन पूछा गया है और नॉर्थ की लोकेशन दी गई है तो आप उसको आराम से एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में सिंपली आज हम लोग क्लास 6 का जो हमारा पहला चैप्टर है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपसे कहा पहले भी बताया गया, अभी भी बता रहे हैं कि बेसिक्स जो हमारी क्लासेस है एनसीईआरटी की वो 25 जुलाई से गाइस स्टार्ट हो रही है। जो जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? देखिए पीपल हैव लाइव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर। तो लोग कई लाखों वर्ष से नदियों के किनारे रहते हैं और आज भी आपको गंगा, गोमती, ठीक है, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी के किनारे पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बड़ी बड़ी सिटीज देखने को मिलती हैं। तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि किस तरह से लोग पहले रहा करते थे अपनी जरूरतों के लिए, और आज भी हम अपनी जरूरतों के लिए नदियों के किनारे ही रहते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, जो स्टार्टिंग के लोग थे ना, वो क्या थे, वो खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, यह कुशल संग्राहक भी उनको कहा जाता है क्योंकि वो देखिए घुमक्कड़ थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते थे। मूव करने का रीजन ये था कि आपके पास, आप मान लीजिए कि यहाँ पर इस लैंड पर आपको खाने के लिए बढ़िया चीजें मिल गई, लेकिन उस समय एग्रीकल्चर नहीं होता था गाइस, एग्रीकल्चर बाद में होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आपके पास हस्बेंड्री नहीं थी, वो भी बाद में आपके पास आई है। पहले क्या थे, ग्रुप में आए और यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से हमें खाने को मिला हमने वो खाया। लेकिन देखिए हर चीज की अपनी क्या होती है, एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। ठीक है,
तो आप बहुत ज्यादा दिन तक तो यहाँ पे रह नहीं सकते थे, क्योंकि इसके फूल आना, फिर सॉरी बीज से फूल का बनना, फ्रूट्स का बनना क्या था, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस था। तो यहाँ पर जब इन्होंने खा लिया तो ये फिर आगे बढ़ गए, फिर इनकी भूख खत्म हुई, ठीक है, फिर ये आगे बढ़े, इनकी नीड, सॉरी गाइस, इनकी नीड कंप्लीट हुई, ये आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे तो फूड खत्म हो गया, फिर यहाँ पे फूड खत्म हुआ, फिर आगे बढ़े। तो पहले ये क्या करते थे, सिर्फ घुमक्कर थे, खाते थे, फिर बाद में इन्होंने क्या सोचा, जो हमारे प्रिमिटिव मानव हुआ करते थे, कि हमने अगर आज खाया है तो हमें कल भी तो खाना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, फूड को क्या करेंगे, गैदरिंग करना स्टार्ट करेंगे, यानी उन्हें इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे, तो फिर वो आगे बढ़े। और ऐसे करते करते वो कई जगह पर घूमते रहे। तो पहले इनका जीवन कैसा हुआ करता था, घुमक्कड़ हुआ करता था। फिर उत्तर सुलेमान में और किर्थर हिल्स में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8,000 साल पहले कुछ पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि किसने किया, क्योंकि ऑब्वियसली जो ह्यूमन ने था वही करेगा, लेकिन सवाल ये है आपका यहाँ से जो बनेगा, कितने साल पहले साक्ष्य मिले हैं गेहूं और जौ के। तीसरा क्वेश्चन कहाँ पे मिले हैं, तो सुलेमान और किर्थर में, ठीक है। और सुलेमान और किर्थर कहाँ है, मैंने अभी आपको मैप दिखाया कि सुलेमान और किर्थर आपका इस वाले पोर्शन में है। तो सिंपली अगर आपको पता है कि ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, देखिए एक बार डायग्राम, इसको भी डायरेक्शन भी समझ लीजिए, ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होगा, ये वेस्ट, ये ईस्ट होगा, और ये आपका वेस्ट होगा, यानी ये पश्चिम है, ये पूरब है, ये दक्षिण है, और ये उत्तर है। तो इसके जो बीच के डायरेक्शन है ना, ये वाले, इनको क्या बोला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये क्या होगा, पूरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ठीक है। तो हमने बात किसकी की है, नॉर्थ और वेस्ट की, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या थे, सुलेमान और किर्थर थे। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले उगाया गया, गेहूं और जौ। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, सुलेमान और किर्थर, ये मैप में देखिए दिया हुआ है सुलेमान और किर्थर। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and started living in village. अब देखिए, जब ये बहुत दिन तक इधर उधर मूव करते रहे ना, तो फिर इनको क्या लगा कि नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्टेबल हो सकते हैं। तो स्टेबल होने की कहानी भी इनकी बहुत लंबी रही है, बहुत फेजेस से ये गुजरे हैं। कुछ ही जैसे कि इन्होंने जानवर पालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, विलेज मतलब गांव बना के रहना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, परमानेंट सेटल इनका जो है ना, कि ये सेटलमेंट की जब बात आती है, तो आप खुद सोचिए ना कि एग्रीकल्चर अगर ये इस लैंड पे करेंगे, तो आज अगर बीज डालेंगे तो कल ये जाकर क्या बनेगा, पौधा बनेगा, फिर ये बाकी जाकर थोड़ा और बड़ा होगा, और फिर करीब 3 या 4 महीने में जाकर ये कंप्लीट तैयार होगा। तो अब ये 4 मंथ तक तो कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो 4 मंथ तक इनको यहाँ पे क्या करना था, वेट करना था। वेट करना था, तो यहाँ पर इन्होंने क्या, एनिमल पालना शुरू कर दिया, डोमेस्टिक एनिमल्स को इन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया। फिर क्वेश्चन आता है कि ये जो एनिमल्स थे उनको क्यों रखते थे, तो ऑब्वियसली वो उनके मीट के लिए, और जो मिल्क देने वाले थे उनको मिल्क के लिए रखते थे। तो और वो क्या करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए करते थे, और इसीलिए उस समय क्या चलता था, बार्टरी सिस्टम चलता था, कि जिसकी जो जरूरत होगी, जिसके पास जो होगा, वो आपस में क्या कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अब देखिए, ये छोटा सा गांव तो बन ही जाएगा। फिर अगर हम यहाँ, अब ये गांव सिर्फ यहाँ नहीं बना होगा, ये एक छोटा सा यहाँ पर होगा, एक छोटा सा यहाँ पर होगा, एक छोटा सा यहाँ होगा। जब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, तो यहाँ पर पहले से कुछ लोग होंगे, यहाँ पर पहले से कुछ लोग होंगे, और यहाँ पे पहले से कुछ लोग होंगे। तो बाद में हम देखेंगे कि इनके बीच में संघर्ष भी हुआ होगा, तो ऑब्वियसली या ये इनके क्षेत्र में आ गए होंगे। तो फिर बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारे ट्राइबल्स थे उनमें सरदार का भी कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जन बने, जनपद बने, बहुत आगे की बात है, फिर हम लोग करेंगे। मैन द वुमेन मूव्ड इन सर्च लाइवहुड, मैंने अभी आपको बताया कि ये अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते थे, और कभी कभी जो नेचुरल डिजास्टर हो जाते थे, जैसे सिंधु नदी में जब हुआ था, जब इंडस वैली में हुआ था, तो क्या हुआ था, बाढ़ में पूरा का पूरा माना जाता है कि वो सभ्यता खत्म हो गई थी, ठीक। तो वो क्या करे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, मतलब वो गंगा घाटी की तरफ मूव कर गए, तो वो भी एक कारण हो सकता था। अच्छा, जब एक व्यक्ति रहेगा, तो सिंपल सी चीज है,
ये मान लो एक व्यक्ति है, ठीक, और इसका ये पूरा कम्युनिटी है, तो ये यहाँ पे रहेगा तो ऑब्वियसली ये खाली खाना तो नहीं खाएगा ना, खाने का जुगाड़ करेगा, अपने व्यापार का जुगाड़ करेगा, ठीक, व्यापार भी करेगा, मनोरंजन भी करेगा, ठीक, मनोरंजन भी करेगा, और क्या करेगा, इनका कुछ रूल्स होगा। रूल क्या होंगे कि अगर यहाँ पे 100 लोग इस कम्युनिटी में रह रहे हैं तो वो कैसे रहेंगे, कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता, कोई किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोच सकता, किसी के घर में चोरी नहीं कर सकता, ठीक है, तो इनके अपने रूल बन जाएंगे, तो देखते देखते एक सिस्टम अपने आप ही तैयार हो जाएगा कि ये सही है और ये गलत है। और फिर सबसे बड़ी बात है, इनके इनके कुछ सांस्कृतिक होंगे, कुछ सांस्कृतिक देवी देवता होंगे, वो भी एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मातु देवी की बात सुनते हैं, पशुपति की बात सुनते हैं, शिव के रूप में पहले, अब जिनको हम लोग शिव के रूप में जानते हैं, पहले वो पशुपति के रूप में जाने जाते थे, ठीक, तो इनके ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसी में डेवलप हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब कोई दूसरी कम्युनिटी डेवलप हो रही होगी, वो भी अपने आप में डेवलप होगी, तो यहाँ पर भी कुछ पावरफुल लोग होंगे, यहाँ पर भी कुछ पावरफुल लोग होंगे, तो जब वो एक दूसरे की टेरिटरी में एंट्री करेंगे तो या तो वो हारेंगे या तो वो जीतेंगे, और जो जीतेगा वो सामने वाले को अपने अंडर में मिला लेगा, यही बाद में जाकर हम लोग देखेंगे जनपद और गढ़ में, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और उनके पास जब टाइम होगा तो वो कुछ त्योहार मनाएंगे, म्यूजिक होगी उसमें, अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, ठीक, कुछ क्राफ्ट करेंगे, जैसे कि देखा गया है ना कि केव में वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते हुए दिखाया गया है, एक ऐसा करके चित्र दिखाया है ना, बुक में बना हुआ है, इस तरह का एक चित्र है, ये व्यक्ति है, इसके हाथ में एक डंडा है और एक यहाँ पर ऐसे एनिमल टाइप का बना है, उसके पीछे ये भाग रहा है, ऐसे करके बनाया है ना, तो वो उनके मनोरंजन का साधन हुआ करता था, तो ये सारी चीजें थी। अब देखिए, ये सारी चीजें थी, और भारतीय उपमहाद्वीप में जो ये घटना घट रही थी, इसके बारे में हमें पता कैसे चला, तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब हमें इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं, इनकी जब पांडुलिपियां मिली हैं, तभी तो हम जान पाए। और मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ साथ जो हमें इनका मिला है, वो इनके इस तरह से, जैसे ये देखिए खिलौने बनाए हैं, ठीक, बच्चों के भी खिलौने थे, दाढ़ी वाले बाबा का है, ये बैल वाली गाड़ी है, पहिया का मिला है, और जैसे केव में पेंटिंग्स का मिला है, और जब ये सभ्यता खत्म हुई तो वहां पर जो एनिमल्स थे उनके बोन्स मिले हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी गई है। लेकिन खाली मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या बहुत टाइम तक, लंबे समय तक संभाल के रखी जा सकती थी? बिल्कुल नहीं रखी जा सकती थी, क्योंकि आपको भी पता है कि वो किस पे लिखी जाएंगी, पत्ते पे लिखी जाएंगी, क्योंकि कपड़े का कॉन्सेप्ट उस समय था नहीं, तो उस समय वो क्या लिखते थे, पत्तों के ऊपर लिखते थे, और पेपर का भी कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो बाद में चाइना में डेवलप हुआ, ठीक है। तो वो क्या करते थे, पेड़ की छाल को साफ करके उसके ऊपर लिखते थे, और वो जो लेकर आते थे वो कहाँ से हुआ करता था, हिमालय से मिल जाया करता था, और आपको पता है सिंधु वैली जो बहती है वो पूरा हिमालयन क्षेत्र ही लगता है हमारा, तो उनको वो वहीं से मिल जाया करता था। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखना स्टार्ट करा, फिर इन्होंने क्या करा, रॉक पर भी लिखना स्टार्ट करा, ठीक है, जिन्हें अभिलेख बोला गया। आर्कोलॉजिस्ट स्टडीज द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक्स, ये देखिए स्टोन एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, ठीक है, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन, पॉट्स, पेन्स। अब देखिए ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, तो ये सारी चीजें उनको मिली हैं पुरातत्वविदों को, किसके लिए, हमारे इतिहास को जानने के लिए, ठीक है, जिसके आधार पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अब अभिलेख की बात आती है तो देखिए अभिलेख ऐसे पत्थरों पे लिखे मिलते हैं, और ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, ठीक है, ये कैसे चलेंगे, लॉन्ग टाइम तक। लेकिन ये वाले जो हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं ना, ये शॉर्ट टाइम के थे, मतलब ये हमें पूरा मिल सकता है लेकिन ये हमें पूरा नहीं मिल सकता। मान लो इतना मोटा लिखा गया था, बारिश धूल से इसके ऊपर से ये खराब होता गया, कम होता गया, कहीं फट गया साइड से, कहीं कुछ हुआ, और बहुत सारा तो अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है, ठीक है, तो बहुत सारा क्या है अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। तो सिंपल है कि हम इतिहास को किन चीजों से जान सकते हैं, सिंपली जान लीजिए, पांडुलिपि से, अभिलेख से, सिक्कों से, पुरातत्व स्थलों से, ठीक है,
और किससे जान सकते हैं, सिक्कों से जान सकते हैं। ठीक, सपोज डैट ये तो आपकी पांडुलिपि हो गई, ठीक है। अब आपको एक अभिलेख मिल जाए यहाँ पे पत्थर का, जैसे कि अशोक के अभिलेख सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन वो बहुत बात की बात है, जो प्रॉपर वे में हमें डेट वाइज मिलते हैं। लेकिन इसके पहले के जो मिले हैं ना, वो रिकॉर्डेड है बट पूरी तरह से डेट पे नहीं है। और आपको पता है कि स्टोन की, बोन्स की, सबकी लाइफ जो है डिटेक्ट की जाती है, क्योंकि साइंस क्या है हमारा इतना डेवलप तो हो चुका है। तो उसके आधार पर हम इनकी डेट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या जो हमारे पुरातत्वविद हैं, वो आपको पूरा सच नहीं बता सकते, क्योंकि पूरा सच उन्होंने भी नहीं देखा है, उस समय पर वो नहीं थे। लेकिन हाँ, जब एक जैसी चीज बहुत बल्क में हमें मिलती है, तो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं, या हम उस चीज को फोरकास्ट कर लेते हैं, या मान लेते हैं कि ऐसा रहा होगा। अब जैसे हमें यहाँ पर बोन मिला है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये बोन के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये हमारे जो आज के एनिमल हैं, उनसे हम इन्हें कहाँ पर मैच करवा सकते हैं। सपोज डेट ये मान लो डॉग से हो गया, तो हमने मान लिया कि वो यहाँ पर क्या करते थे, डॉग को डोमेस्टिक बना के रखते थे। काऊ से मिल गया सपोज डेट, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे वो जो फॉसिल्स हमको मिला है वो काऊ का है। ये हमने कैसे डिटेक्ट किया, क्योंकि हमने प्रिडिक्ट किया कि गाय का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और वो ऐसा स्ट्रक्चर हमें वहां से मिला है, तो हम उसको उससे कंपेयर कर सकते हैं, और फिर हम उसको मान लेंगे कि हाँ ये इसका है। उसी तरह से गेहूं का है, धान का है, जौ का है, हम अनाज को भी ऐसे ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, एविडेंस को हमारे पास जो आज प्रेजेंट में अवेलेबल है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे फिश, इसकी कांटे की बात की जाती, फॉग की, हमने ऐसे देखा, अच्छा ये स्ट्रक्चर हमको मिला है, तो हमने आज की फिश से उसे कंपेयर कर लिया। ठीक, तो ये कंपैरिजन वो चलता रहता है, और जो चीजें हमें बल्क में मिलती हैं उसे हम क्या करते हैं, एक सच मान लेते हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो में हमें ये ड्रेनेज सिस्टम मिला है, ठीक, ये बहुत बड़ा सा हमें ड्रेनेज सिस्टम ऐसे करके मिला है, सॉरी गाइस ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे करके मिला है, ऐसे करके, ठीक। और फिर आगे से इसको ऐसे ही कहीं मैच करवा दिया गया है, ये ड्रेनेज सिस्टम हमको मिला है। तो माना गया कि यहाँ पे ये जो घर बने थे ये आमने सामने के दरवाजे पे थे, क्योंकि मोस्टली में सारे दरवाजे आमने सामने मिले, यहाँ से इसके बगल से नालियां जाती है, छोटी छोटी दिखाई गई, और यहाँ पे ये सड़कें दिखाई गई है, जो एक तरफ से दूसरों को जोड़ती थी। तो ये क्या है, ये हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ठीक। और ये प्रिडिक्शन सही इसलिए साबित हो रहा है हमारा, क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा मिला है। इसलिए जैसे कि आज के टाइम पे बिल्डिंग्स बनना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुकी हैं। सपोज डेट कि यहाँ पर कुछ ऐसा डिजास्टर हो जाए कि सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद जो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, जो नए लोग आएंगे जो इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उनको बिल्डिंग्स का मटेरियल सबसे ज्यादा मिलेगा सिटीज के अंदर। लेकिन बिल्डिंग्स मटेरियल उनको किसी रिमोट एरियाज में उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी जो रिमोट एरियाज है वो प्रकृति के करीब है, और उनके घर बनाने का जो तरीका है वो हमारे जो सिटीज के तरीके हैं उनसे अलग है। तो ये हम क्या कहेंगे, ये डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं कि अच्छा ये गांव रहा होगा, ये शहर रहा होगा, यहाँ पर ऐसा डेवलपमेंट है और वहां पर वैसा डेवलपमेंट है। तो राजाओं के बारे में, व्यापारियों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, उनकी कला, उनकी संस्कृति, उनके समाज के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा, उनके वेपन्स, टूल्स, बर्तन के बारे में, उनके जो छोड़े गए एविडेंस हैं। क्लियर है ये बात? तो ये चैप्टर हमको यही बता रहा है कि हमें वहां से ये सारी चीजें मिलेंगी। क्लियर? आगे देखते हैं कि अगर हम बात करें अभिलेख जो है वो किस भाषा में मिले। देखिए, जो हमारा लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज दो तरह का होता है, ये बात याद रखिएगा। लैंग्वेज हमारा दो तरह का होता है, एक आपका जीवित होता है और एक आपका डेथ होता है, मतलब कि एक मृत होता है। मृत वाला जो लैंग्वेज होता है ना, जिसमें कोई भी ग्रामेटिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी वोकैबलरी आपकी ऐड नहीं हो रही है। जैसे संस्कृत है, देखिए पहले लोग कितना पढ़ते थे, लेकिन आज उसे नहीं पढ़ते। पाली है, प्राकृत है, तो ये भाषा एक टाइम पे आपको अशोक के टाइम तक बहुत ज्यादा मिलती थी, ठीक। लेकिन क्या ये आज उस तरह से हम लोग यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं यूज कर रहे। लैटिन शब्द देखिए, हमें मोस्टली बुक्स में हमें लैटिन शब्द के बारे में
पता चलता है, और जो हम लोग पढ़ते हैं तो बार बार बताया जाता है कि ये यहाँ का है, वो वहां का, उसमें लिखा होता है कि वो लैटिन शब्द से लिया गया है। लेकिन आज देखिए क्या उसमें वो डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन लिविंग लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है, जीवांत लैंग्वेज वो होती है जिसमें प्रॉपर डेवलपमेंट होते रहते हैं। जैसे रोमन, हिंदी, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रॉपर पढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें ग्रामेटिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसमें वोकैबुलरी में चेंजेस हो रहे हैं, उसको लिखने पढ़ने समझने में चेंजेस हो रहा है, ठीक। तो ये जो लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के आधार पे अगर हम बात करें तो जो अभिलेख हमें मिले हैं, ठीक, उसके ऊपर क्या है, हमें संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल भाषा सबसे ज्यादा देखने को मिलती है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली क्या मिलेगी हमें? तमिल भाषा देखने को मिलेगी। और सिक्के, सिक्के क्या होते हैं? अगर हम लोग सिक्कों की बात करें, नीचे आपके सिक्के दिए होंगे। कॉइन्स की बात करें तो देखिए, कॉइन्स का पहला संबंध किससे हो जाता है? ट्रेड से। अगर सिक्कों की बात की जा रही है तो संबंध उसका किससे हो जाएगा? कॉइन का ट्रेड से। ट्रेड मतलब व्यापार, और व्यापार मतलब आपको पता है कि किसी भी चीज का लेना और देना। सिंपल सी भाषा में, हमको कुछ जरूरत थी, हमने आपको पैसे दिए और खरीद लिया। उस समय भी कॉइन यूज होते थे, लेकिन कॉइन वो ऐसे वाले यूज नहीं होते थे जैसे आज वाले होते हैं। मान लीजिए कि दुर्ग की बात अभी हम लोग करेंगे आगे चल के, जो दुर्ग होता था, तो माना जाता है ऐसे करके दुर्ग बना होता था, तो इसको माना जाता था कि यहाँ पे छोटे लोग रहते थे या निम्न जाति के लोग रहते, तो यहाँ पे राजा महाराजा रहते थे, ठीक है। तो राजा महाराजा की और यहाँ के लोगों की लाइफ भी गाइस डिफरेंट हुआ करती थी। क्यों लाइफ डिफरेंस नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हमने देखा है कि जो राजा हुआ करते थे, उनके खाने का, पहनने का, लोगों से बात करने का सब तरीका अलग हुआ करता था। और जो व्यापारी वर्ग था, जो नीचे काम कर रहा था किस चीज का, मान लो कि कोई बढ़ई था, कारपेंटर था, जो अनाज बो रहा था, तो वो सब क्या थे? वो अलग तरह से थे, ठीक है। तो ये डिफरेंस भी सोसाइटी का हमें देखने को मिलता है वहां पर। तो इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? हमारे जो वहां के सोशल एस्पेक्ट्स थे उनसे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स जो थे उनसे, और हमारे क्वाइन से। क्योंकि जो पहले के सिक्के जारी किए जाते थे उस पे राजा या रानी का चित्रण किया जाता था, उसमें उनका डेट पड़ा होता था, तो वो सिक्के क्या डिनोट कर रहे थे कि उस काल में ये वाले राजा हुआ करते थे। आज भी तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना, कि उस समय पे, इस समय पे कैसे राजा रानी हुआ करते थे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर अगर हम लोग बात करें कि पुरातत्वविद कौन होते हैं, पुरावशेषों का अध्ययन का जो विशेषज्ञ होता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग डेट्स की बात करें तो देखिए, सिंपली आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं, बीसी एंड एडी, ठीक। देखिए ये सब कुछ इस नोट्स में लिखा हुआ है, हम आपको समरी की तरह बता रहे हैं, बीसी और एडी। बीसी का मतलब क्या है? अब डेट की बात हम अगर कर रहे हैं आपसे, तो सिंपली हम देखेंगे ना, यहाँ पर हमने 600 माना, 600 क्या है? जीसस क्राइस्ट जो थे ना, ईसा मसीह, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ईसा मसीह के बर्थ से पहले और बर्थ के बाद। तो जो उनके बर्थ से पहले का था उसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और जो उनके बर्थ के बाद घटनाएं घटी उनको हम एडी कहते हैं, ठीक है। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? लिखा होगा एनो डोमिनी, लिख लीजिएगा कहीं, नोट्स में शायद नहीं लिखा है आपका, एक मिनट। एनो डोमिनी, एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ हिंदी में? एनो डोमिनी का मतलब हुआ ईश्वर के साल में। मतलब जब ईसा मसीह आए तो वहां से उनके साल में, ठीक है, जो उनके साल में चलता रहा, यानी उनके जन्म के बाद से। और बीसी का मतलब क्या हुआ? जब क्राइस्ट नहीं आए थे, तब इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बी सी ई, ठीक है। तो ये रखिएगा, ई को एरा पढ़ा जाता है, क्लियर है? आई होप कि आपको एडी और बीसी क्लियर हुआ होगा।
अच्छा, राजा के जो सिक्कों की बात हमने की थी, तो क्या राजा के सिक्कों से सिर्फ क्या राजा के बारे में ही जानकारी मिलती है? नहीं, राजा के जो सिक्के ढालने वाले थे ना, कारीगर, उनके बारे में भी जानकारी मिलती है कि वो कितने समृद्ध हुआ करते थे, उनके पास कितनी कला हुआ करती थी कि वो इस तरह के काम कर सकते थे। ठीक है, क्या हमें मिलती है? एक हमें उनके बारे में समझ मिलती है। आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए, हमने जो जो बातें की हैं एक बार अपने नोट्स में देख लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। ये वाली बात तो हमने समझ ली। यहाँ पे आते हैं, कई सैकड़ों वर्षों में लोगों ने पत्थर को तराशना, संगीत बनाना और यहाँ तक कि खाना पकाने के तरीकों को समझा। ये भी बात डिस्कस हो गई। पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। ये कहाँ से मिलते थे? हमें हिमालय से मिलते थे। शिलालेख अपेक्षाकृत कठोर हुआ करते थे। ऑब्वियसली ये कठोर ही हुआ करेंगे, शिला का मतलब ही पत्थर हुआ करता है, ठीक है। या पाषाण का मतलब, तो शिलालेख कैसे होते थे? जो किसी पिलर्स के ऊपर लिख दिए जाते थे। या ये कैसे होते थे? मटेरियल के होते थे, जो धातु हम यूज करते थे। तो धातु का ज्ञान तो जो मानव था उसको बाद में हुआ, तो ऑब्वियसली ये बाद के इतिहास को बताते हैं। पुरातात्विक विद जो थे, हमने बताया ना कि पुरातात्विक कौन हुआ करते थे, आर्कोलॉजिस्ट कौन हुआ करते थे। तो ये वो हुआ करते थे जो पूरा अवशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ हैं, जो बहुत ही स्पेशलिस्ट होते हैं। जो भी एविडेंस हमको मिले हैं उनके ऊपर ये रिसर्च करते हैं, ठीक है। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों, पेंटिंग, मूर्तिकला के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। वे उपकरण, हथियार, बर्तन, धूपदान, गहने और सिक्के जारी रखने वाली चीजें होती हैं। ये सब चीजें हमारी डिस्कस हो गई हैं। कुछ फैक्ट इसमें और हैं, वो देख लेते हैं हमको। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। तो हमें इनसे इनके वेपन के साथ इनके खाने की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC और BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, एडेड ऑन। पीपल हैव लाइव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा। अब देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला है, नर्मदा फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर द earliest of them were skilled gathers people who gathered their food। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि कैसे वो फूड को इकट्ठा करते थे। नेयर सुलेमान एंड किरथर हिल्स इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान, क्रॉप लाइक व्हीट एंड बार्ले वेयर फर्स्ट ग्रोन 8000 years ago। पीपल ऑल्सो बैंक रेयरिंग। अब इनके पास जो जानवर हुआ करते थे, इन पे क्वेश्चन बार बार यूपीएससी पूछ चुका है, और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी, रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईयर भी आप लोग देखते हुए चलें। 3 काम आपको अभी से करने हैं अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं गाइस। पहला, यूपीएससी का सिलेबस, ठीक है, इस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं कि आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। दूसरा, एनसीईआरटी, ठीक है। और चौथा क्या करना है आपको? प्रीवियस ईयर। ये 3 चीजें आप करते चलिए, ये आपको आपके सिलेबस से कनेक्टिविटी देते चलेंगे, ठीक है। और इन सब जब आप इसका सिलेबस देखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे और आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, तो आप अपने करंट के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। क्लियर है? तो ये 3-4 काम है गाइस, जरूर करिएगा और जरूर करिएगा। प्रीवियस ईयर अपने पास जरूर रखिएगा। कई बच्चे पूछते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्या है मैम, प्रीवियस ईयर से पेपर तो आते नहीं है। सिंपली ये सोचिए ना कि प्रीवियस ईयर आपका कोई आउट पेपर थोड़ी है कि एग्जाम से पहले आपको दे दिया जाएगा। वो तो गाइडेंस बुक है ना, वो आपको इतना अच्छा गाइड प्रोवाइड करती है कि आपके पास अगर एक सब्जेक्ट में 10 टॉपिक है, एक सब्जेक्ट में अगर आपके 10 टॉपिक है, तो उसमें से हार्डली 5 टॉपिक ही ऐसे होंगे जो लास्ट 5 ईयर से कॉन्टिन्यूअस पूछे जा रहे होंगे। अब ऐसा मत समझिएगा कि मैम इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो हर क्वेश्चन इन्वायरमेंट से ही आएगा, नहीं, इन्वायरमेंट के सारे एस्पेक्ट से, ठीक है। तो हमें ये जज करना है कि इन्वायरमेंट के किन एस्पेक्ट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अब जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या देखा गया था, बायोमेडिकल जो वेस्ट था
उस पर था, तो ऑब्वियसली वहां पे क्वेश्चन बना था। तो हमें पहली चीज वेस्ट मैनेजमेंट लॉ पता होना चाहिए, और उसके बाद वहां वो कहाँ पर दिया है ये पता होना चाहिए। तो हमें अपने करंट को मजबूत करने के लिए, एनसीईआरटी के बेसिक्स को क्लियर करने के लिए, अपने सिलेबस से कनेक्टिविटी के लिए हमें अपने प्रीवियस ईयर्स को जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वो करिएगा। नर्मदा वैली, नर्मदा वैली कहाँ पर है ये मैंने आपको दिखाया है। नियर सुलेमान किरथल हिल्स की बात हम कर चुके हैं। और एग्रीकल्चर डेवलप नियर द गारो हिल्स एंड नियर द विंध्यंस। अब आप ये देखिए, गारो हिल्स यहाँ पर है, नर्मदा वैली ये है। ठीक है, कहा क्या गया है आपसे, विंध्यन। तो विंध्यन की पहाड़ियां तो यहीं पर है, तो इसके नॉर्थ में ही एग्रीकल्चर हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको राइस के एविडेंस मिले। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राइस के एविडेंस आपको कहाँ से मिले, तो फिर आपको दे दिया जाता है कि बताइए, विंध्यन से मिले, गारो हिल से मिले, किरथर से मिले, या आपको सुलेमान से मिले। तो अगर आपने एनसीईआरटी के फैक्ट्स अच्छे से पढ़े हैं तो आप बता पाएंगे कि विंध्यन से मिले। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यन। अब आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, राइस ग्रोन पूछा है या आपसे पूछा है राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन पूछा है। ठीक है, तो ये भी दो बातें, अगर फर्स्ट पूछेगा तो आप विंध्यन लगाएंगे, राइस पूछेगा तो भी विंध्यन और गारो दोनों आंसर सही हो सकते हैं। कभी कभी कंट्राडिक्टरी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब वही चीज यहाँ पर पूरी हिंदी में लिखी हुई है। ठीक, people travel from one place to another and interacts with each other, thus sharing ideas. This has enriched our culture. अब एक चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति कहीं जाएगा और अगर वो ट्रेवल करेगा तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा, कोई तो रीजन होगा ना। अगर आपको ट्रेवल करना है, आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपके दिमाग में आ रहा है कि मुझे ट्रेवल करना है, तो ट्रेवल करने के पीछे आपके दिमाग में कुछ चीजें होंगी। या तो आप टूरिस्ट के रूप में जाना चाह रहे होंगे, घूमने जाना चाह रहे होंगे, या मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए। ठीक है, कोई ना कोई तो रीजन होगा इसके पीछे, तभी तो आप जाना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, या हो सकता है कि आप किसी धार्मिक पूजा के लिए जाना चाहते हो। ठीक है, जो आपके कल्चरल होगा, जैसे कि लोग प्रयागराज जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, क्यों वहां पे कुंभ मेला लगता है। तो ये सारे रीजंस और इनसे और भी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं हमारे ट्रेवल के पीछे। ठीक, तो इससे क्या होता है कि हम जब जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, ऑब्वियसली हम वहां पर 1 मंथ रुके, 6 मंथ रुके, या ग्रुप में गए, तो हम क्या करते हैं, वहां की कुछ चीजों को सीखते हैं, अपनी कुछ चीजों को सिखाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ऐसे क्या होता है, कम्युनिकेशन हमारा बढ़ता है और हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट मतलब करना होता है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रिलेशंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, उनके करीब जाते हैं। ओल्ड बुक्स कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब देखिए, जो हमारी पुरानी बुक्स थी उनको क्या कहा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था। ओल्ड बुक्स क्या कहलाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहलाती थी। अच्छा, जो ओल्ड बुक होती थी मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो ये कैसी होती थी, ऑब्वियसली जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे गाइस, वो हाथ से लिखे जाते थे। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, हाथ से लिखना। अभिलेख भी आपके हाथ से लिखे जाते थे, लेकिन वो दीवारों पे लिखे जाते थे, और ये आपके हाथ से बना के हाथ से लिखे जाते थे। ठीक है, तो अभिलेख और पांडुलिपि लिपि में अगर कोई अंतर पूछेगा तो पांडुलिपि आपकी हाथ से लिखी जाएंगी, हैंडराइटिंग पर होंगी। अभिलेख क्या होंगे, आपके लिखी गई होंगी, लिपि होगी और पत्थर पे लिखे जाएंगे। ठीक, और बहुत टाइम तक होंगे। क्लियर है ये बात। और किस पे लिखे गए थे, पाल्म लीफ पर लिखे गए थे। ठीक, कहाँ पे मिलते थे, हिमालय में मिलते थे, मैंने आपको बताया है। तो पुरानी किताबें जिन्हें पांडुलिपि कहा जाता था, आमतौर पर ताड़ के पत्ते या बर्च ट्रिप की छाल पर लिखी जाती थी। वे हमारे अतीत को प्रकट करने में सहायक होते हैं। दिस हैज इनरिच्ड अवर कल्चर, सॉरी,
दे आर हेल्प्स इन रिवेलिंग अवर पास्ट। फिर क्या है हमारा, फिर है आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड इंस्क्रिप्शंस। इसका क्या मतलब हुआ, पुरातात्विक को शिलालेख भी मिले हैं। जो हमारे पुरातात्विक थे उन्होंने क्या ढूंढा है, शिलालेख भी ढूंढा है, जिनको इंस्क्रिप्शंस कहते थे। ठीक है, विच आर एन engraved from of writing on hard surface such as stone or metal, they were used for various purpose। अब देखिए इससे हमें तीन बातें पता चलती हैं। कैसे किस पे लिखे जाते थे, देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स तो हाथ से लिखी जाती थी, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस हमारे पत्थरों पे लिखे जाते थे। इसका मतलब है कि उनको किसका ज्ञान हो चुका था, मटेरियल्स का ज्ञान हो चुका था। क्लियर है। और फिर स्टोन पे लिखने के लिए उन्होंने किसी ना किसी वेपन का यूज किया होगा या छोटे मोटे औजार का यूज किया होगा। इसका मतलब है कि वो भी बनाना सीख चुके होंगे, या किसी कलर का यूज किया होगा। अब देखिए कलर वाले तो बहुत ज्यादा दिन तक चले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनको क्या था, वो उसको यूज करना सीख चुके थे। कहने का मतलब बस इतना सा है कि उन्होंने थोड़ा सा डेवलपमेंट अपना कर लिया था। ठीक है। द पीपल हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स मेड and used in the past are called archaeologists। ठीक है, क्या था, कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। तो देखिए जो लोग क्या करते थे, अतीत का अध्ययन करने वालों को इतिहासकार के होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो लोग अतीत में बने और उपयोग की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है, आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये क्या करते हैं, वे पुरानी वस्तुओं को खोजने के लिए खोज और खुदाई करते हैं। ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और एक्सकेवेट करेंगे। लोगों ने क्या खाया यह जानने के लिए वे जीवित प्राणियों की हड्डियों की भी तलाश करते हैं। मैंने आपसे बताया था कि किस तरह से वो कंपेयर करते हैं जो फूड हम आज खाते हैं और जो फूड हम पहले खाते थे। जिसके एविडेंस हमको पास्ट में मिले हैं उसको हम आज से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि हाँ ऐसा भी हुआ करता। हाँ, क्योंकि हमें देखिए जो भी चीजें मिली हैं हमारे किससे मिली हैं, पास्ट से ही तो मिली हैं, यानी हमारे पूर्वजों से मिली हैं। द पीपल हु स्टडी द पास्ट आर हिस्टोरियन। तो अतीत का अध्ययन करने वालों को इतिहासकार कहते हैं। दे लुक फॉर इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन विच दे कॉल सोर्स। तो ये क्या करते हैं, पांडुलिपियों को शिलालेखों से मिली जानकारी की तलाश करते हैं जिन्हें वे स्रोत कहते हैं। तो आपको मैंने बताया है कि पांडुलिपियां और शिलालेख में डिफरेंस क्या होता है। ये पत्ते पे लिखी जाती थी, आपकी लीव्स पे लिखी जाती थी, और ये आपकी पत्थरों पे लिखी जाती थी या कोई अदर मटेरियल जिसकी जानकारी उनको हो गई होगी ये उस पे लिखा करते थे। क्योंकि चारकोलिथिक एज में हम देखते हैं ना कि जब देखिए पसाड़ काल आएगा, स्टोन एज आएगा, स्टोन एज के बाद आपका चारकोलिथिक एज आएगा, फिर आपका कॉपर एज आएगा। तो चारकोलिथिक एज जो आपका है वो आपका स्टोन एज और कॉपर एज के बीच का है। ठीक है, तो हमें जो धातु की जानकारी हुई है वो धीरे धीरे बाद में हुई है, एक टाइम पे नहीं हुई है कि हमें तुरंत हुआ है, बहुत बहुत सालों के बाद हुई है। लोग पुरातत्वविद जो लोग अतीत में बनी और इस्तेमाल की गई वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। यानी आर्कोलॉजिस्ट कौन कहलाएंगे, पीपल हु स्टडी द ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। तो अब ये लास्ट वाला हमारा पता है उत्खनन। तो पृथ्वी की सतह के नीचे पुरानी वस्तुओं को खोजने के लिए खुदाई करने की प्रक्रिया उत्खनन कहलाती है, एक्सकेवेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई कंप्लीट। अब हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी देखेंगे, टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। सिंपली है, हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया है वही वाली सारी टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी मैंने जानबूझ के इसके अंदर डाली है। अब जैसे कि हिस्टोरियन क्या होंगे हम लोग देख चुके हैं, स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्टोरियन। जो इतिहास के बारे में बता रहा है हमें वो इतिहासकार कहलाएगा। ठीक, अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में हमने देखा कि इंस्क्रिप्शंस अब आप लोग आराम से खुद ही बता पाएंगे कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जो पत्तों के ऊपर लिखे जाते थे। ठीक है, सॉरी, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं अब आप बता सकते हैं। They are writings on very hard surface like stone or metal, manuscripts, books that were written long ago by hand on palm leaf or bulbs of trees called manuscripts। तो ये भी मैंने आपको बताया कि पत्थरों पे लिखना और इस पे पत्तों पे लिखना दोनों एक अलग बात होती है। स्किल गैदरिंग क्या होता है, जिसमें लोग भोजन संग्रह करते हैं या एकत्र करते हैं।
ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्ज रिवर आर साइड टू बी इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सहायक नदियां, छोटी नदियां, देखिए छोटी नदियां जो बड़ी नदी में प्रभावित होती है उन्हें सिंपल सा है, गंगा जा रही है, सोन नदी जाके मिल जाए, गंडक मिल जाए तो वो क्या हो जाएंगी? उसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। ठीक है। 8000 साल पहले अगर कृषि का शुरुआत पूछ ली जाए क्या था, तो बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 साल पहले कहाँ हुआ था? किरथर और सुलेमान में। कहाँ है आज के वो? पाकिस्तान में है। कौन सी फसल सबसे पहले ली गई थी? बार्ले और बीट, यानी गेहूं और जौ। फिर 47 एयर साल एगो की बात अगर करें तो फर्स्ट सिटी हमें मिलते हैं। ठीक है। पहला शहर हमें कहाँ मिला है? 4700 साल पहले। और 25 एयर एगो ये कहा? मगध किंगडम। ये कहाँ पर है? गंगा वैली के पास। तो मगध साम्राज्य की बात करते हैं। अच्छा, अब ये मत सोचिएगा कि 47 और फिर ये 25, यहाँ पे 25 पहले होगा, मतलब हमारी खुदाई में, और 47 बाद में होगा। उसका रीजन समझिएगा। बीसी की हमने बात की थी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी की बात हमने की थी आफ्टर क्राइस्ट। लिख लीजिए, डोमिनो होता है वो। ठीक है। ये तो हमने 600 मान लिया। ठीक। अब जब हम इधर चलते हैं ना, तो यहाँ पे जीरो से इधर चलते, और इधर भी जीरो से इधर चलते, लेकिन इधर प्लस में चलते हैं, इधर माइनस में चलते हैं। तो यानी 47,000 साल पहले की बात करेंगे तो वो यहाँ होगा, और 25,000 साल पहले की बात करेंगे तो वो यहाँ होगा। ठीक है। अगर 2000 की बात करेंगे तो वो यहाँ होगा, यानी जीरो हमें यहाँ पे लाना है। तो जीरो से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जाएगा, और ये इधर सब ऐड होता हुआ जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। एसी और बीसी। चलिए ठीक है गाइस, आज की क्लास आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये इसके क्वेश्चन है, फैक्ट्स याद रखिएगा इसके। ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा। 2 4 इंफॉर्मेशन और है, हम आपको एक्स्ट्रा दे देना चाहते हैं भारत के बारे में। ठीक है। जैसे भारत है, तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, अगर हम इसकी बात करें तो ये सिंधु नदी जो थी ना हमारी, सिंधु रिवर, इसको ग्रीस वाले, जब ग्रीस किधर है हमारा? ग्रीस यानी मिस्र। देखिए, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है भारत के बारे में। अब ये ग्रीस वाले जब इधर की तरफ आए, तो यहाँ पे क्या है? ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्षेत्र, कैचमेंट एरिया इसकी रिवर का है ये। तो जब उधर वाले इधर आए तो ये सिंधु को क्या कहने लगे? हिंदू। ठीक। तो ये हिंदुस्तान पड़ा, मतलब हिंदू। और जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इसी हिंदू को क्या बोला? इंडस। और यही इंडस बाद में क्या बन गया आपका? इंडिया। ठीक है। ये हम लोग अभी 11th क्लास के एनसीईआरटी जब करेंगे तो और भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। और कुछ चीजें हैं, जैसे आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। हमारे भारत के ये 6 नाम है गाइस। और आपको पता होगा कि ये 6 नाम हमने कहीं ना कहीं सुने हैं। और जो आर्यव्रत है ना, इस पे क्वेश्चन, और जम्बूद्वीप के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, आर्यव्रत, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। क्योंकि अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो हमें आज के टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया लिखा हुआ मिलता है, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। ठीक। और अगर हम लोग बात करें कि ये कहाँ पे मिलता है, तो सिंपली ये हमको उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों की जानकारी हमें जो बाद में हुआ ना, हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। घबराइएगा नहीं, इसको हम लोग और अभी डिस्कस करेंगे। एज पर नॉलेज मैंने सिर्फ आपको बता दिया है। इसके क्वेश्चन डिस्कस करने हैं हमको, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे। तो सिंपली गाइस, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, हमें कांटेक्ट करिए, हमें ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।